सजल विधा पर 3 विद्वानों द्वारा मैं परिचर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मंच पर बैठे डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा जी यायावर जी को, जो सजल विधा पर परिचर्चा में थोड़ा 5 या 7 मिनट आपको बताएंगे और उसका विषय सजल विधा के बढ़ते चरण। इस विषय पर आपको आदरणीय यायावर जी बताएंगे। सजल के योजनाकार और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई डॉक्टर अनिल गहलोत जी, भैया ये इतना लुढ़क रहा है, इसे आदरणीय डॉक्टर जय वर्मा जी, आदरणीय भाई अनिल अग्रवाल जी, रमेश मित्तल जी, मंच पर आसीन राम बहादुर जी, राकेश कुमार त्यागी जी, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो मंच के सामने उपस्थित हैं उन सजल प्रेमी सृजकों और समीक्षक और सजल प्रेमी सभी बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित होने के कारण जो लोग बहुत प्रफुल्लित होकर वार्तालाप में लगे हैं उनका भी सम्मान करता हूं। कम से कम प्रसन्नता प्रकट होनी चाहिए, और जो अभी सम्मान की प्रतीक्षा सूची में हैं वे शांत होकर सुन रहे हैं, ये इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं गहलोत जी से का भी निवेदन करता हूं कि उनकी ऊर्जा का स्रोत आदरणीय भाभी जी सामने से उठ गई हैं, इसलिए वे अन्य चर्चा में संलग्न हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब सीधे ऊर्जा वहां तक आ रही है। मेरा बहुत थोड़े समय में कुछ मुख्य चीज़ों पर बात करूंगा। एक तो मैं ये समझता हूं कि 8 वर्ष में बालक बोलने लायक हो जाता है। उससे पहले उसे अभिव्यक्ति के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। सजल को 8 वर्ष हो गए, इसलिए हम उसे गजल के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं, उसे गजल के विरोध में खड़ा कर रहे हैं या गजल के समानांतर खड़ा कर रहे हैं। ये चर्चा अब हमें बंद कर देनी चाहिए। मेरा मानना है हमारा गजल से कोई संबंध नहीं, ये स्वतंत्र विधा है। इस विधा में ये हिंदी गीति काव्य की विधा है और इसके अंतर्गत हमने 3 विधाओं का समन्वय किया है। हिंदी का दोहा अपने कथन के लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, तो दोहे का लालित्य और सामासिकता यानी भाषा की कसावट, दोहे में आप एक अक्षर भी अतिरिक्त प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत कसी हुई भाषा में उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मुक्तक की विशेषता यह है कि 3 पंक्तियों में भूमिका बनती है और चौथी पंक्ति में अर्थ का विस्फोटक चमत्कार दिखाई पड़ता है। जैसे
कहानी के संबंध में कहा जाता है कि कहानी का डंक उसकी पूंछ में होता है, यानी अंत में। वैसे ही मुक्तक की जो सारी क्षमता है अर्थ के विस्फोटक ढंग से सामने आने की, वह उसकी अंतिम पंक्ति में। तो मुक्तक की यह अर्थ की चमत्कारिक अभिव्यक्ति, दोहे की कसावट और भाषा की अर्थगर्भी चेतना और गीत काव्य की, गीत की लय, इसे लेकर हमने जिस विधा को सृजित किया है वो सजल है। हम गजल से क्यों लड़ें या भिड़ें, वो ठीक है, थी, और वो अभी भी चल रही है, हमारे बंद करने से वो होनी नहीं है। मैं दो तरह से बात करते हैं हम। काव्य का सृजन जब करते हैं तो हमने सरल ढंग से कहें तो हमने क्या कहा और कैसे कहा। क्या कहा कथ्य है, कैसे कहा ये शिल्प है। हमने सजल के संवेदना संसार पर एक पुस्तक प्रकाशित कर दी है, अब शिल्प पर चर्चा कर रहे हैं। और शिल्प का मुख्य तत्व होता है सौंदर्य, अलंकार, प्रतीक, मिथक, भाषा और शैली वैज्ञानिक तत्व। सजल की भाषा में वक्रोक्ति होना अनिवार्य है। और वक्रोक्ति क्या है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रामचरितमानस में जब अंगद दूत बनकर जाता है, रावण के सामने अपनी बात रखता है, तो रावण उससे कहता है सठ तब कटुक वचन में सहहूं, क्यों बोले नीति धर्म में जानत रहूं। हे दुष्ट, तेरे कटुक वचन, कड़े वचन में इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। तो अंगद उत्तर देता है कह कपे धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परतीय चोरी। तेरी धर्मशीलता, ये धर्मशीलता वक्रोक्ति है, क्योंकि धर्मशीलता का अर्थ वो नहीं है जो शब्द से निकल रहा है, बिल्कुल विपरीत अर्थ है। ये काक की वक्रोक्ति है। हम सामने वाला जैसे कहे कि बहुत ईमानदार हूं और आप जानते हो कि वह बेईमान है, और आप कहें हाँ आप सचमुच बहुत ईमानदार हैं, तो वहाँ ईमानदार जो विपरीत अर्थ देगा वही धर्मशीलता दे रही है। ये वक्रोक्ति है। और सजल में इस वक्रोक्ति का बहुत अच्छी प्रकार जगह जगह प्रयोग हुआ है। अलंकारों की दृष्टि से वे अलंकार जो विरोध मूलक हैं, उनसे भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे असंगति है, विभावना है, विषम है, विरोधाभास है। अब इन अलंकारों की अगर मैं व्याख्या करूंगा तो समय लगेगा, परंतु मैं एक अलंकार जो है उसका उदाहरण आपके सामने रखता हूं। असंगति अलंकार होता है जहां कार्य किसी स्थान पर, कारण दूसरे स्थान पर। मारा मैंने मोहन को, रोने लगा सोहन, यह असंगति हो गई। पंक्ति सुनिए,
गहलोत जी की पंक्तियां हैं ये। नींद हमारी सपना तेरा, ये असंगति है, ये सजल में होनी चाहिए। ये उक्ति का चमत्कार अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी सजल लिखना संभव नहीं है। और देखिए एक अलंकार है विषम, जहां कहते कहां तुम कहां मैं, यानी दो विषम चीजों का संयोग, या ऐसी स्थिति हो कि आप काम अच्छे के लिए करें और परिणाम गलत निकले। माने आप सागर में, समुद्र में नाव तैराई पार करने के लिए और बीच में डूब गई। अगर कथन में ये पद्धति है, ये स्थिति है, तो वो होगी विषम अलंकार। सागर सागर रेत बता, सागर सागर रेत बता, मर्थल मर्थल पानी लिख। ये हुई असंगति, क्योंकि समुद्र में पानी होता है, मरुस्थल में रेत होती है। आपने दो विषम चीजों का योग एक जगह रख दिया। एक अच्छी पंक्ति और देखिए जिसमें मानवीकरण है, विरोधाभास है, आह भरती चुप्पियां हैं। ये बिल्कुल नौजवान सजलकार की पंक्ति है, दिनेश रोहित चतुर्वेदी की। आह भरती चुप्पियां हैं, मौन हैं हम। चुप्पियां आह नहीं भर सकती, क्योंकि जो चुप रहेगा उसकी आह तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सकता। कि आह भरती चुप्पियां अगर है तो ये मानवीकरण अलंकार है। मैं एक और उदाहरण देता हूं विषम अलंकार का। बिना बूंद के सूखे बादल, सावन आग लगाए देखो। अब सावन आग नहीं लगा सकता, ये विपरीत स्थिति हो गई। जहां शुभ कार्य के से अशुभ परिणाम निकले, वहां विषम अलंकार होता है। मैं एक और जो सौंदर्य है, शिल्प का जो सौंदर्य है, शैली का जो सौंदर्य है, बुनावट का जो सौंदर्य है, आप रचना को बुन रहे हैं तो उस बुनावट का जो सौंदर्य है वो केवल अलंकारों पर आश्रित नहीं है। वो बिंब, प्रतीक, मिथक आदि बिंब, एक साधारण सी बात है। हमारे यहाँ बिंबों के कई भेद किए गए, अनेक भेद किए हैं, अनेक लोगों ने किए, अनेक प्रकार से किए। परंतु एक बिंब का प्रकार है आदि बिंब। ये बिंब होता है, चित्र उपस्थित हो जाए तो माने आपके यहाँ कुछ पात्र ऐसे हैं जो विशेष चीजों के लिए स्थापित हो गए हैं। अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ कोई एक व्यक्ति लग रहा हो तो उसके लिए अभिमन्यु का प्रतीक आप प्रयुक्त करते हैं, अभिमन्यु को लाते हैं। अगर किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो सार्वजनिक रूप से तो द्रौपदी प्रतीक है। अगर कोई बड़े से बड़े शत्रु के सामने डटकर खड़ा हो और अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा हो तो राम प्रतीक है। प्रेम की चरम सीमा का उल्लेख करना हो तो मीरा, राधा प्रतीक है। ये जो प्रतीक हो ये आदिबिंब है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में पहले से अपना बिंब बनाए हुए हैं। जब से तन घनश्याम हो गया, मन वृंदावन धाम हो गया। जब से तन घनश्याम हो गया, मन वृंदावन धाम हो गया। माने इस तरह के बिंब, इस तरह के प्रतीक। अब एक दो पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। हो रहा अविराम तांडव क्रूरता का हर तरफ, सत्य के हिस्से में आता कटघरा है आजकल। ये सुनंदा शिव जी की पंक्तियां हैं।
क्रूरता तांडव नहीं कर सकती। अलंकार की दृष्टि से मानवीकरण है, बिंब की दृष्टि से ये गतिशील बिंब है, और सत्य के हिस्से में कटघरा आया, ये स्थिर बिंब हो गया। इसलिए ये दोनों को मिलाकर के संश्लिष्ट बिंब बन गया। मेरा कहना है, हम जितना सजल के मात्रा बढ़ाने पर सजल अधिक से अधिक लिखी जाए इस पर ध्यान दे रहे हैं, इससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर भी दिया जाना है कि अब उसका शिल्प भी बहुत कसावट भरा होना चाहिए और निरंतर प्रयास होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को लेकर आएँ जिनसे सजल को श्रेष्ठतम बनाया जा सकता हो। धन्यवाद। जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना उनको भी, और जिन्होंने नहीं सुन पाया उन्हें धन्यवाद। दूसरे वक्ता के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर BK सिंह जी मैनपुरी। आदरणीय डॉक्टर BK सिंह जी मैनपुरी। सभागार में उपस्थित हमारे सभी साहित्यकार, अग्रज और अनुज साथीगण, अभी यायावर साहब ने एक पंक्ति पढ़ी थी, आह भरती चुप्तियाँ हैं मौन हूँ मैं अपना वक्तव्य यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। गत वर्ष कार्यक्रम हुआ था, तो जो प्रथम सत्र था उसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, तो उस कुर्सी पर मुझे विराजमान कर दिया गया। आज भी यही हुआ है, जिनको वक्तव्य देना था वो नहीं आए, तो उस स्थान पर मुझको विराजमान कर दिया गया है। ये वक्रोक्ति बता रहे थे। अब इसको आप मानवीय संवेदनाओं में किस प्रकार से लेंगे, कृपया समझने के कष्ट करें कि मेरी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। गज़ल है ज़िंदगी से शुरू हुआ सफ़र, सजल सर्जना और सजल साहित्य सुमन के माध्यम से आज उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमारा आत्मविश्वास यह कहता है कि सजल अब एक स्थापित विधा है। जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा, पहले हम इसे समानांतर कर रहे थे, अलग कर रहे थे। हमारे एक साथी मित्र श्री राकेश सक्सेना जी ने उसी दौर में, शुरुआती दौर में एक सजल लिखी थी, एक अपनी सजल, एक उनकी गज़ल, और उसके माध्यम से दोनों की विभिन्नताओं को परिभाषित किया, और परिभाषित करने के साथ साथ एक भविष्य दृष्टा के रूप में ये भी कहा कि हमारी सजल आगे चलेगी, देखते जाइए। और आज हम उसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मैं कुछ तैयार करके तो नहीं लाया, क्योंकि मेरे पास कोई वक्त नहीं था, इसलिए मैं जो आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं वही आपके सामने रखूँगा। सजल के प्रवर्तक हमारे गहलोत साहब की ऊर्जा को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने हर व्यक्ति को, एक तो उनकी नज़र बहुत पारखी है, किससे क्या काम लेना है, किसको कहाँ लगाना है, इस चीज़ को वो बहुत बखूबी जानते हैं। और अगर वो न भी तैयार हो तब भी उसको चुभा चुभा के उस मार्ग पर ले आते हैं जहाँ पर कि वो आना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आग्रह को वो टाल नहीं पाता, और फिर वहीं आकर के बछड़ा बंध जाता है उसी खूंटे से जिस खूंटे से वो बंधना नहीं चाहता। मैं थोड़ा देसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये हकीकत है। तो आज हम सजल के माध्यम से इस सभी लोग एकत्रित हुए हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, संपर्क हुआ है और एक परिवार के रूप में जुड़े हैं। जहाँ तक कि लेखन प्रलेखन का प्रश्न है, हम लोगों ने शुरुआत से ही, सबसे बड़ी खास बात ये रही कि आज के युग में जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म को हमने बखूबी इस्तेमाल किया। इसके लिए हमें कहीं काव्य गोष्ठियाँ या बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे छंद शास्त्र, काव्य कैसे होगा, गज़ल से सजल किस प्रकार भिन्न होगी, इसकी सारी अवधारणाएं और सिद्धांतों को उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विमर्श के द्वारा स्थापित किया और उसको एकजुट बनाया। यानी उसका कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी विचारधारा बनाई जो सभी को स्वीकार हो, और फिर उस पर
यही नहीं, उनमें आगे चल कर के जब सजल लिखी जाने लगी तो जो दोष थे उन दोषों को भी सुधारा गया और इस प्रकार परिमार्जित होकर सजल आज एक क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं, बल्कि क्वालिटेटिव रूप में जो है वो एक अच्छा स्थान, अच्छी सजलें लिखी जा रही हैं जिनको पढ़ कर के लगता है कि हाँ वाकई में हमारा उन्नयन हुआ है। शायद शुरुआत में तो सजलकार केवल सजल लिख रहे थे, लेकिन उनका कथ्य और भाव उतना श्रेष्ठ नहीं था जितना अब हम सजल पटल पर पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हमारी सजल की यात्रा है। हमने इसको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, शोध पर भी कार्य चल रहा है। हमें लगता ये है कि अब हमें आवश्यकता ये है कि हम अब इस विधा को किसी भी प्रकार से एक हिंदी साहित्य में ऑफिशियल विधा के रूप में स्वीकृति अगर दिलवा पाते हैं तो शायद हमारा ये आंदोलन अपने पूर्ण सफलता की ओर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सजल पर परिचर्चा के अंतिम वक्ता के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी मुरादाबाद। आदरणीय महेश दिवाकर जी मुरादाबाद, और ये अपना संबोधन 5 से 7 मिनट में पूरा करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं जो अपने परिवार की स्मृति में सजलकारों को सम्मानित करेंगे। पहले हम दिवाकर जी को सुनते हैं। आदरणीय दिवाकर जी। मंच पर उपस्थित विद्वत संवर्ग, सबके नाम लूँ तो मेरा समय कट जाएगा, और इस सारस्वत कुंज में उपस्थित सजलकार साहित्यकार बंधुओं और बहनों, अभी मुझसे पूर्व 3 वक्ताओं ने अपने उद्बोधन दिए, जिनमें प्रथम वक्ता के रूप में सजल के प्रवर्तक, जिन्होंने सजल के उत्स का क्यों और कैसे निर्धारण हुआ इस पर अपना प्रकाश डाला। सजल समय की आवश्यकता थी, सरस्वती की कृपा अनुभूति हुई, और तब साहित्य के क्षेत्र में सजल की संस्थापना किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हुई। ऐसे सारस्वत पुत्र डॉक्टर अनिल गहलोत जी को माँ सरस्वती ने ये दायित्व सौंपा। सजल कैसे आगे चली, सजल की क्या उपलब्धियाँ हैं साहित्य के क्षेत्र में, इन पर प्रकाश बड़े प्रतीकात्मक और प्रसंगों के माध्यम से मेरे भाई डॉक्टर साहित्य भूषण हैं डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा जी, उन्होंने यह प्रकाश डाला। और कुछ सजल के क्षेत्र में और क्या क्या कुछ उपलब्धियां लोगों ने की, और कैसे हम सजल के शिल्प को, सजल के इस छंद को, सजल की इस विधा को, सजल के इस उपहार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर बीके सिंह जी ने भी अपना प्रकाश डाला। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कह रहा हूँ, जो कि मुझे 5-7 मिनट ही कुल मिला है बोलने के लिए। देखिए, मेरा बहुत छोटा सा परिचय सजल से जुड़ने का है। शायद 8 मार्च 2013 को मैं सजल से जुड़ा था, जब आदरणीय डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने मुझे किसी के द्वारा परिचय उन्होंने दिया और मुझे फ़ोन किया। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में प्रोफेसर रहा गुलाब सिंह पीजी हिंदू कॉलेज चांदपुर में, कि वो सजल का गढ़ है बिजनौर, और ऐसे गज़ल का गढ़ है। ऐसे गज़लकारों के बीच में मैंने हिंदी का प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट रहते हुए एक भी मैंने गज़ल नहीं लिखी, और ना ही मैं इस बात को सहमत हुआ। लोगों ने कहा कि आप गज़ल लिखिए। मैंने कहा भाई क्यों, मैं तो तमाम हिंदी की अलग विधाओं पर, छंदों पर लिख रहा हूँ, मैं गज़ल पे क्यों लिखूँ, क्योंकि गज़ल हिंदी का छंद नहीं है। मैंने नहीं लिखी, लेकिन मन में ये भावना थी कि कैसे कि हम तमाम जो गीत को छोड़कर रात रात में किसी भी लोभ लालच या मित्रता आत्मीयता के प्रसंगवश गज़ल के क्षेत्र में चले गए थे। वो कई नाम हैं ऐसे जिनको आप जानते हैं। उदाहरण के लिए मैं नाम लेना यहाँ थोड़ा उचित समझूंगा कि चंद्रसेन बराड़ मेरे मित्र थे। उन्होंने, चंद्रसेन बराड़ जी ने, उन्होंने 19 गीत संग्रह लिखे, और रात बीच में सजल उसको गीत को छोड़कर गज़ल के क्षेत्र में चले गए।
और वहाँ उन्होंने 11 गज़ल संग्रह दे दिए, जबकि मैंने उन पर पीएचडी कराई इसी वजह से कि गज़ल और उनके गीत का जो तुलनात्मक अध्ययन था, तो उसमें मैंने देखा कि कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा था उनके गज़ल में और गीत में। मुझे दुख हुआ कि आप ऐसा छोड़ कर क्यों चले गए। और कई मित्र ऐसे थे। मैं उस धरती से भी जुड़ा हूँ टीचिंग की दृष्टि से जहाँ दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल को नाम दिया और गज़ल के क्षेत्र में लोग जुड़ते गए और बड़ी प्रगति गज़ल की हुई। थोड़ा बहुत हिंदी का भला हुआ, लेकिन सत्यानाश अधिक हुआ हिंदी का। मैं ये बात पूरे दावे के साथ शोध की दृष्टि से कह सकता हूँ, कोई बहस का विषय नहीं है, बात की जा सकती है। लेकिन जब मैं 8 मार्च 2013 को सजल से जुड़ा तो मन में ये थी कि कुछ करेंगे, और गहलोत जी से फ़ोन पे प्राय बात होती रहती थी और बीच में कई बार नोक झोंक भी हुई। लेकिन जो मैं चाहता था, जो वो चाहते थे, लक्ष्य तो दोनों का एक ही था। हम लोग एक पटरी पर आ गए। इसके बाद कोरोना का युद्ध शुरू हुआ और मैंने अस्पताल में रहते हुए 22 दिन हॉस्पिटल में रहा और 335 सजलें मैंने हॉस्पिटल में लिखी। ये सजल से प्यार का प्रतीक है। इसके बाद निरंतर कार्रवाई चलती रही और आज वर्तमान परिस्थिति में 1200 से अधिक सजल मैं लिख चुका हूँ और वो सब छप चुकी हैं। मैंने गहलोत जी से पूछा कि आप जो ये सजल को चला रहे हैं, इसका आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है। गहलोत जी ने बहुत सी बातें फ़ोन पे कही, जैसे कि प्राय वो करते हैं कि ऐसा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, फ़ोन पे मैं आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि मैंने गहलोत जी को देखा नहीं था, ना मैं जानता था इनके बारे में। तो मैंने कहा सजल का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है जिसके आधार पर सजल चल रही है। तो पटल पे तो बहुत लिखा इन्होंने। मैंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। अगर किसी विधा को प्रस्थापित करना चाहते हैं तो उसका आलोचनात्मक व्याकरण या आलोचनात्मक ग्रंथ होने चाहिए। जब नवगीत की संरचना हुई, नवगीत खड़ा हुआ, तो मेरा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी से बहुत अच्छा परिचय रहा। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से, वो भी उसके संरक्षकों में से थे या आधारभूत उन लोगों में से थे। 2 लोगों को माना जाता है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को। दोनों से मेरा बहुत अच्छा परिचय था। उनसे भी मैंने बरेली में ये प्रश्न किया था कि आपने नवगीत को इतना आगे बढ़ा दिया है, और ये बात थी 77 की, 77 की। तो नवगीत के ऊपर आपका आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है। उन्होंने कहा तुम नवगीत लिखो। मेरे यहाँ ठहरे हुए थे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी। तो नवगीत का कोई ग्रंथ होता तो पता चलता। डॉक्टर यहाँ राम सनेही जी बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता कि शायद वो कोई बताएं इस बात के लिए कि 77 से पहले कोई आलोचनात्मक ग्रंथ नवगीत पर रहा हो। इसके बाद भीड़ लग गई और स्वयं कई ग्रंथ डॉक्टर राम सनेही लाल जी ने नवगीत पर दिए। नवगीत पर ऐसे संपादित आलोचनात्मक ग्रंथ देना उस विधा के प्रति व्यक्ति के वैशिष्ट को, उसके प्रेम को प्रकट करता है। मैंने अनुरोध किया डॉक्टर अनिल गहलोत जी से कि आप इस क्षेत्र में कोई ग्रंथ की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं, आप ही ना करें कुछ। अगर आपको हिंदी से प्यार है, गज़ल से, सजल से प्यार है, तो आप कुछ करें। और तब मेरे मन में ये प्रश्न उद्भूत हुआ कि कुछ ऐसा आना चाहिए कि सजल क्या है। और प्रथम एक आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में 2022 में जब कोरोना से मुक्त हुए हम लोग और लॉकडाउन ओपन हो गया, तो सजल की अवधारणा और स्वरूप और विकास नाम की लगभग 400 पृष्ठों की पुस्तक मैंने तैयार करके आपको दी और वो सब आपके पास पहुंची। इसके बाद भी फिर संतुष्ट नहीं हुआ। तमाम उस कार्यक्रम में भी मैं आया, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी पहले कार्यक्रम में। जब यहाँ आया फिर ये प्रयास किया कि एक और ग्रंथ सजल पर आना चाहिए, और सजल संदर्भ, सजल समीक्षा और संदर्भ नाम से लगभग 400 पृष्ठों की एक पुस्तक फिर आई और वो भी आपके पास पहुंची हुई है। लेकिन इसके बाद फिर और कुछ आना चाहिए, वो प्रयास किया और सजल सृजक और उनकी सृजन यात्रा, ये 400 लगभग पृष्ठों की पुस्तक ये आपके समक्ष उपस्थित है, जो पहुंच चुकी है। हो सकता है कि ख़त्म ना हुई होगी यहाँ पर, तो मंच पर उसका लोकार्पण हो जाएगा, लेकिन पहले ही वो लोकार्पित यहाँ हो चुकी है सभागार में। इस प्रकार 3 पुस्तक आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में आई और उस बीच में गहलोत जी से निरंतर आग्रह किया और उन्हें सजल और सजल विज्ञान, जो उसके आधारभूत स्तंभ थे, अपने साथी मित्रों से, जो सजल के संस्थापक उस मंडल में आते हैं, उनसे मिलकर उस ग्रंथ की तैयारी की और वो आपके पास पहुंच चुकी है। इसी बीच में मैंने अपने मित्र डॉक्टर राम सनेही लाल जी से भी कहा कि मैंने कहा भाई आप भी कुछ करो, हमारी बहुत पड़ती है 74 से आपसे, और उन्होंने भी सजल की संवेदना रचना संसार नाम से ग्रंथ दिया। फिर उनको कहा कि भाई और करो, फिर शायद एक किताब और तैयार कर दी है उन्होंने। और मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि अब आपने नवगीत के लिए बहुत कुछ कर दिया है,
सजल के लिए आप कुछ और थोड़ा अलग हटके करें, क्योंकि जिन बातों का उल्लेख अपने उद्बोधन में उन्होंने यहाँ किया था उनको व्यवहारिक और मूर्त रूप प्रदान करना आवश्यक है। एक निवेदन और यहाँ कि हम सजल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कुछ लोगों के द्वारा ही नहीं बढ़ाई जा सकती। सब लोग मिलकर कुछ इस प्रकार के आलोचनात्मक ग्रंथों की संरचना करें, किसी रूप में करें जहाँ इस प्रकार के संग्रह संकलन प्रकाश में आए। क्योंकि हमने सजल दशक 1, 2, 3, 4, 5 वो भी मैंने संपादित किए, और मेरे मित्र और आदरणीय अग्रज डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी को मैंने प्रेरित किया। उन्होंने अपनी 1000 से अधिक गजलों को सजलों में परिवर्तित कर दिया, जिनको मैंने यहाँ 5000 रुपये का पुरस्कार इसलिए दिया। मेरे अग्रज तुल्य डॉक्टर ये ईश्वर रघुराज सिंह निश्चल जी तो खड़े हुए हैं, त्यागी जी, इन्होंने गंभीर सजल सागर 2 ग्रंथ दिए हैं। आदरणीय निश्चल जी ने अपने 2, ये भी गजल में डूबे हुए थे लेकिन सजल में आए और 2 ग्रंथ संग्रह सजल के क्षेत्र में दिए, अपने मित्रों के दिए। इस प्रकार करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को आपने प्रभावित किया। ये मन में जब तक आप लगन नहीं रखेंगे, निष्ठा और संकल्प नहीं रखेंगे, तब तक सजल आगे नहीं बढ़ेगी। सजल तो संस्थापित हो चुकी है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाना है, ये आप सोच के विचार करिए। 3 बच्चे रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, एक सजल पर पीएचडी कर रहा है, एक लड़की वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में सजल पर पीएचडी कर रही है, एक लड़का सिंघानिया विश्वविद्यालय में सजल पर पीएचडी कर रहा है। ये मेरे द्वारा प्रयास किया हुआ है। आप लोग भी इतने प्रोफेसर लोग हैं, अगर यहाँ प्रयास करें तो मैं नहीं सोचता कि क्या हो सकता है, ऐसा हम प्रयास करें। एक निवेदन, यहाँ 2 एसडीएम हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, और दोनों ही साहित्य प्रेमी हैं, बड़े आत्मीय हैं, कि वो एक तो एसडीएम यहाँ मथुरा में है, दूसरे एसडीएम हाथरस में है। जहाँ भी जाएंगे अपनी साहित्य को, सुगंध को लेकर जाएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपके हृदय में हिंदी और सजल के प्रति प्यार है तो प्रयास करिए अपने उसे, जो आपके शासकीय तंत्र हैं उसके द्वारा, कि इस मथुरा में हिंदी भवन की स्थापना होनी चाहिए। इतना बड़ा मथुरा, सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई हैं, एक भी हिंदी भवन नहीं है। और हमें यहाँ आरसीए महाविद्यालय के प्रबंधन मंडल को बड़ा उदार है, उनसे हमें नेहोरे करना पड़ता है कि आपके हम कार्यक्रम करा लें, और उनके अनुसार हमें इस कार्य की साधना करनी पड़ती है। काश यहाँ हिंदी भवन होता। दूसरे प्रांतों में जाइए, भारत के अधिकांश प्रांतों में मैं घुमा हूँ, कार्यक्रम किए हैं, सब में हिंदी भवन है, किसी एक आदब को छोड़ के। तो मैं एसडीएम महोदय से दोनों निवेदन करूँगा कि बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, शुरुआत आपको करनी है, आपके नाम का पत्थर उस भवन पर लगेगा। और अपने जिलाधिकारी जी से भी कहिएगा, वो भी हिंदी प्रेमी है। अब तो सरकार भी आपके पक्ष में है, अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हर जनपद में हिंदी भवन की स्थापना हो जाएगी। और ये आयोजन बहुत अच्छा होता है, यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर ये अपने हिंदी भवन में होता तो कुछ और आनंद की प्राप्ति होती। इस निवेदन के साथ कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और हिंदी भवन के लिए प्रयास करें। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कहेंगे कि आपने प्रस्ताव तो दे दिया, मैंने अपने मुरादाबाद में 11 कमरों का हिंदी भवन खड़ा किया है। आप आएँ और रुक सकते हैं, हर कमरे में पूरी सुविधा है, नीचे कार्यक्रम भी हो सकता है। तो मैंने पहले खुद प्रैक्टिकल किया है, इसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ। 40 लाख रुपए मैंने लोन लेके वहाँ हिंदी भवन बनवाया है, 11 कमरे हैं, नीचे कार्यक्रम होता है और निःशुल्क आप आके उसमें रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया।